तो आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में स्वागत है। तो हम जो है जूनियर असिस्टेंट लेखपाल और जो विभिन्न आगामी एग्ज़ाम है उसी की तैयारी के लिए जो है यह क्लास चला रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमारे हिंदी की क्लास हो चुकी है और हिंदी और साथ ही रीजनिंग की क्लास, यानी 2 क्लास ये हो चुकी है और यह तीसरी क्लास है जिसमें हम 20 प्रश्न जो आपका सामान्य अध्ययन से आना है उसी को जो है हम आज करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए, 20 क्वेश्चन मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन आज के क्लास में होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो कह रहा है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद को। देखिए, भारतीय संगीत की जड़ें वैदिक साहित्य विशेष रूप से सामवेद में देखी जा सकती हैं। सामवेद में क्या क्या है? तो सामवेद में भजन, संगीत, संगीत के नोट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिए गए थे और यह भारतीय संगीत का जो है प्रतीक है सामवेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा 46 का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो देखिए, अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पहला, प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि। कौन सी? तो मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? तो टोटल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर अपना 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में जो है पूर्व से लेकर आपका 231 तक 231 ईसा पूर्व में जो है शासनकाल में खुदवाए थे। ये आधुनिक कहाँ थे? तो बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर यह अभिलेख मिलते हैं और यह बौद्ध धर्म के अस्तित्व का सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। पूर्वी क्षेत्र में यह प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे और पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात करें तो यही शिलालेख जो है खरोष्ठी भाषा में। कौन सा? तो खरोष्ठी भाषा में पश्चिमी अभिलेख जो है लिखे गए हैं। और बात करें तो यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक अन्य यूनानी और आरामाई भाषा भी द्विभाषीय आदेश जारी है। आगे देखिए, बढ़ते हैं 48 नंबर पर। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है। तो जागृत ज्वालामुखी, प्रसूत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो ये 4 ज्वालामुखी है और पूछ रहा है हमसे किस ज्वालामुखी मुखी में अक्सर उद्गार होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि ज्वालामुखी गतिविधि की मात्रा के आधार पर ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय, निष्क्रिय या विलुप्त होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें अगर बात करें तो सक्रिय का अर्थ होता है नियमित या गतिविधि और निष्क्रिय का अर्थ होता है कि हाल ही की गतिविधि रही है, लेकिन यह वर्तमान में शांत और विलुप्त है। जिसका अर्थ यह है कि आखिरी विस्फोट के बाद यह बहुत लंबा रहा है और इसमें कभी भी जो है फिर से उभरने की संभावना नहीं है। और विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई में मौनो लोवा कितना है? तो देखिए, विश्व की जो आपकी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है वो कौन सी है? तो देखिए, मौना लाओ। मौना लाओ ये विश्व की सबसे बड़ी और आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है और जिसकी अगर बात करें तो ये आपका 4169 मीटर पर है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो कह रहा है ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो 49 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह मौसमी कारक है जो मानसून की चाल पर असर डालते हैं। कुछ कम आपके विलेन नहीं माने जाते हैं। इनमें एक ही अल नीनो
जो आपके मानसून की कमान अल नीनो के हाथ रखती है। प्रशांत महासागर में पेरू देश के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी अल नीनो ही किसी किसी मानसून की भविष्य तय करती है। अक्सर कहा जाता है कि अल नीनो या फिर प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से पूरे एशिया और पूर्वी अमेरिका के मौसमी स्थितियों में परिवर्तन होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पेरू के तट पर 49 का ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा गणतंत्र होता है, कह रहा देखिए गणतंत्र होता है तो कह रहा केवल एक लोकतांत्रिक राज्य और अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला राज्य, संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य, या डी है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप में ना हो। तो गणतंत्र होता है 50 है ये। तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार के एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख राजा नहीं होता है। एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को चुनने के लिए आपका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हो जाएगा 50 का। आगे देखिए 51 नंबर कह रहा संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। तो कह रहा देखिए तृतीय भाषा में, तृतीय भाग में और चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या आपका 9वें भाग में। तो 51 है और 51 में हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत जो है संविधान के चौथे भाग में है और यह लेख आपका किस में मिलता है तो 36 से 51 में, 36 से 51 में निहित है। संविधान में शामिल निर्देशों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और निर्देशक जो आपका निर्देश है उसका सिद्धांत राज्य को दिए गए व्यापक निर्देश है जिसके अनुसार राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा 51 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो कह रहा उत्पादन में ह्रास के लिए, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति किस कारण होती है। तो ह्रास का अर्थ यहाँ पर होता है कमी से, क्या होता है उत्पादन की कमी से। देखिए 50 आपका 52 है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रास्फीति गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थव्यवस्था अवधारणा है जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रसार और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है जिससे ब्याज दरें तय होती है। तो हमारा 52 का ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो आईडीबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई। तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है। तो 53 का ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईडीबीआई। देखिए भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 को हुआ था। कब 1964 को जो है इसका गठन हुआ था और यह वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था इसका गठन। यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 को अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया और इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 के ए के तहत प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे देखिए 54 नंबर आइसोटोन होते हैं। तो कह रहा समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन और समान संख्या में न्यूक्लियस, या डी कह रहा कोई विकल्प जो है सही नहीं है। तो आइसोटोन क्या होते हैं। तो 54 है। अगर 54 का ऑप्शन नंबर बात करें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोन जो होता है वह एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और दोनों परमाणुओं की संख्या जो होती है वह आपकी जेड होती है। क्या होती है, जेड होती है। और द्रव्यमानों की संख्या ए
अलग अलग है लेकिन मूल्य आपके समान होते हैं। कह रहा कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो देखिए ऑप्शन में है 7, 7 से कम, 7 से अधिक और डी है 14। तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, ये आपका कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो जो है घोल का अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर इसका पीएच मान जो है 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहा जाता है। यदि पीएच मान 7 से अ, अधिक है तो घोल तटस्थ होता है। यह पीएच से 7 से अधिक होता है तो घोल को जो है मूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 55 में करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा है उस अगर तेज चल सके या फिसलने की संभावना कम हो जाती है या शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो पहाड़ों पर अगर आपको चढ़ना है तो देखिए पहाड़ों पर आप तभी चढ़ सकते हैं जब आपका शरीर आगे की तरफ झुका रहेगा। तो इसका कारण क्या है, तो 56 में आपका स्थायित्व बढ़ाने के लिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है जहाँ जहाँ भी वह होता है, लेकिन इसका वजन बदल जाता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु कहीं विस्थापित हो जाती है। देखिए 1 मिनट, 56 है ना। देखिए एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय अगर आगे की ओर झुक जाता है ताकि शरीर की जो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बताई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है आदमी आगे की ओर झुक जाता है ताकि वह पहाड़ पर आसानी से चढ़ सके। 57 नंबर देखिए, कह रहा कि जब एक पत्थर को देखिए कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो डैश डैश होता है। तो कह रहा है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। और सी कह रहा भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। और डी कह रहा ना द्रव्यमान बदलेगा ना ही आपका भार बदलेगा। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है जहाँ वह होता है, लेकिन इसका वजन आपका बदल जाएगा। ऐसा तब होता है जब वस्तु कहीं विस्थापित की जाती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है या कमज़ोर होता है। जैसे का चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से कम होता है। और इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम वजन होता है। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर एक पत्थर लाया जाता है तो आपका वजन बदल जाएगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है यानी आकार वह आपका नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं आगे 58 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। तो सेब है, अमरूद है, आम है और टमाटर है। तो देखिए पढ़ने के ही साथ पता चल गया कि टमाटर जो आपका होता है वह सब्जियों में आता है। देखिए जीव जंतु या किसी भी जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की बात करें तो यह मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। एक प्राणी विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बी आपका एक वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं, और पादप विज्ञान जिसे हम प्लांट साइंस जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। तो अगर बात करें टमाटर, टमाटर फल का उदाहरण नहीं होता है। सेब, आम और अमरूद आपके फल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कह रहा वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो अपर्दन और जीवाश्मीकरण, कैलिब्रेशन या आपका लवणन। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, तो देखिए यह कहलाता है अपर्दन कहलाता है। अपर्दन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ के जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होता है। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु
जल, हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती हैं। भूमि के कणों का अपने मूल स्थानों से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भू संरक्षण या मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्रफल जल एवं वायु क्षरण से प्रभावित होता है। आगे देखिए रेशम पालन कहाँ होता है। तो रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर या हार्टिकल्चर। तो रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन को देखिए, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग होता है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन कर जो है किया जाता है, जो कि कीड़ों के कुछ प्रजातियों द्वारा छोड़े गए कोकून से प्राप्त धागा है। 61 नंबर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इसमें से कौन है, तो आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा हो सकता है 61 में, तो ये हो जाएगा हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पौधे और अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यह उपयोग किया जाता है, जिसके बाद जीवों की गतिविधियां यानी ऊर्जा परिवर्तन ईंधन को देने के लिए जारी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से हरे पौधे जो होते हैं वह ऊर्जा के सबसे बड़े चक्र होते हैं। कह रहा ओरेकल है। ओरेकल क्या है, तो कह रहा एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संस्थापक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है और डी कह रहा कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो ओरेकल क्या है, तो देखिए ओरेकल क्या है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो है ओरेकल ओरेकल निगम द्वारा उत्पादित विपणन की एक बहु मॉडल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। यह आमतौर पर ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, OLTP, डेटा वेयर हाउसिंग और DDW और मिश्रित OLTP और DW डेटाबेस वर्क अपलोड करने के लिए प्रयोग की जाने वाला जो है यह डेटाबेस है। तो ऑप्शन जो है विकल्प हम सी लगा देंगे। ओरेकल क्या है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, कह रहा रग्बी फुटबॉल से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 15, 16, 12 और डी है 11। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये हो जाती है टोटल 15 होती है। रग्बी खेल में आमतौर पर दोनों तरफ आपके वह 15-15 प्लेयर जो होते हैं 8 खिलाड़ी आगे होते हैं और उनका एक अंक 1 से 8 तक होता है, जबकि शेष 7 खिलाड़ी पीछे होते हैं और जिनका अंक 9 से 15 तक होता है। प्रत्येक टीम के पास 8 विकल्प होते हैं जिनका अंक 16 से 23 तक होता है। कर अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कह रहा द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस। तो अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, तो 64 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द गॉड ऑफ थिंग्स जो है 1996 कब 1996 को जो है भारतीय लेखक अरुंधति राय का पहला उपन्यास है। इस पुस्तक में पता चलता है कि छोटी चीज़ें लोगों के व्यवहार और उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इसने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। कब, तो एक साल बाद 1997 को जो है बुकर पुरस्कार इसने जीता था। कह रहा कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को पराजित किया था, तो कह रहा है कि दंती दुर्ग, हरिहर फर्स्ट, उत्तम और बिंदुसार। तो कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, तो 65 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग 735 से लेकर आपका 756 ईस्वी जो है
मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 1753 में चालुक्य को हराया और अपना राज राजधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। उन्होंने लता गुजरात में है और मलबा, तखना, कलिंग और मध्य भारत में शेष शासकों का पराजित किया और कई यज्ञ को जो है पूरा किया।